हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का फर्स्ट लेसन जो है साइंस का है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमने बहुत पढ़ लिया था। इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ ली थी और हम पढ़ रहे थे खरपतवार। ठीक है, खरपतवार के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि पद्धतियाँ हमने पढ़ ली थी, कृषि औजार हमने पढ़ लिए थे। तो डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे, बुआई भी हमने पढ़ लिया था। और हम आगे चलते हैं। आपने हमारा 3rd पार्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, खाद और इसमें हमने अंतर पढ़ा था, सिंचाई हम पढ़ रहे थे। और इसके आगे हम चल रहे थे कि खरपतवार। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे। और आधुनिक विधियां हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। ड्रिप तंत्र हमने पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ रहे थे खरपतवार से सुरक्षा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका यहीं से लेसन शुरू करते हैं। पार्ट 3 हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम आज पार्ट 4 शुरू करते हैं। और जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल में जाकर हमारे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जिसने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उन वीडियो को प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। तो डियर स्टूडेंट, खरपतवार क्या है? बूझो और पहेली। निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। अब वो देखते हैं कि खेत तो फसल गेहूं की बोई है, लेकिन उसके साथ कुछ अन्य पौधे स्वतः ही उग गए हैं। क्या ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? अब वो सोच रहे हैं कि क्या ये पौधे भी उगाए गए होंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ जो है उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। खरपतवार हटाने की जो क्रिया होती है उसे निराई कहा जाता है। ठीक है, खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो ये जो खरपतवार होते हैं ये फसल की वृद्धि पर भी प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनकी निराई करना आवश्यक होता है। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, और ये मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। तो किसान इसके लिए भी अनेक तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो फसल उगाने से पहले जब खेत को जोता जाता है तो उससे खरपतवार हटाने और उखाड़ने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पण एवं बीज से पहले का होता है। तो खरपतवार कब हटाए जाते हैं? जब हमें बीज बनने से पहले, पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। इन्हें समय समय पर हटाया जाता है। यह कार्य खुरपा या हैरो की सहायता से किया जाता है। यह कार्य या तो खुरपा से किया जाता है या हैरो की सहायता से किया जाता है। ठीक है, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। आजकल अनेक टाइप के रसायन आते हैं, उनके उपयोग से भी खरपतवार पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। तो जिन रसायनों का इसमें उपयोग किया जाता है उन रसायनों को क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। इससे जो है खरपतवार पौधे तो मर जाते हैं लेकिन फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। फुहारा या स्प्रेयर की सहायता से खेत में इसका छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? क्या खरपतवार जो रसायन खरपतवार को समाप्त करने के लिए डाला जाता है, हटाने के लिए डाला जाता है, उसका प्रभाव क्या व्यक्ति में भी पड़ सकता है? अब ये सोच रहा है। तो जैसा कि पहले
बताया गया है। खरपतवार की वृद्धि के समय एवं पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना पड़ता है, ठीक है। उनका भी नुकसान नहीं तो हो सकता है, ठीक है। अगला चरण है कटाई। फसल उत्पादन का जो है अगला चरण क्या है, लास्ट में कटाई। तो कटाई में क्या होता है, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना जो है कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ देते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। या तो उसे खींचकर पूरा उखाड़ लिया जाता है या फिर उसे बिल्कुल बारीक काटा जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कोई भी अनाज या फसल को पक के तैयार होने में 3-4 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। आज भी हमारे देश में आपने देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि औरतें हाथ से दराती की सहायता से ही फसल को काटती हैं। और एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों को, भूसे को अलग करना पड़ता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। एक मशीन का भी प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और काटी गई फसल से बीज और दाना निकाला जाता है, उसका कूड़ा जो भूसा अलग किया जाता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। तो वो मशीन जो है हार्वेस्टर भी होता है उसमें और थ्रेसर भी होता है, तो उसका कंबाइंड रूप उसका है, संयुक्त रूप, ठीक है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर निकाल लेते हैं, ठीक है। जिनके छोटे खेत होते हैं वो तो अनाज के दानों को फटक कर अलग कर लेते हैं, ठीक है। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण बहुत चिंतित हो रही है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है, ठीक है। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कैसे कंबाइन करके अलग कर थ्रेसिंग के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। ये स्टूडेंट ये देखिए, ये दिखाई गई है विनोइंग मशीन, फटकने वाली मशीन इस तरह की है। ये आपको चित्र में दिखाई गई है, ठीक है। ये देखिए, ये विनोइंग मशीन है, ठीक है। और ये आपकी वो कंबाइन मशीन है जो जिसमें थ्रेसर और वो सब होता है, ठीक। चलिए, इसके बाद है कटाई पर्व। कटाई पर्व क्या होता है, देखो। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का ही फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है, जो कि बहुत खुशी से मनाया जाता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जुड़े हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबान्या एवं बिहू जो है फसल से जुड़े हुए त्यौहार हैं, ठीक है। इसके बाद का अगला चरण आता है भंडारण। अब देखो, फसल जब कट जाती है वो हमने अलग भी कर ली, अब उसका भंडारण कैसे किया जाए, ठीक है। उसका भंडारण, उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जब हमें फसल मिल गई तो उसका भंडारण हम कैसे करेंगे, ठीक है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना भी जरूरी है। ताज़ी फसल में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ताज़ी फसल जो है कच्ची होती है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने का बहुत अधिक खतरा होता है। जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं और जीव उनमें आक्रमण कर देते हैं तो वो अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना बहुत आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवकक्षा से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडार
जो है कैसे करते हैं, जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको आगे का पार्ट कहाँ है, पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोगी की जाती हैं। बड़े भंडारगृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए भी रासायनिक उपचार इनका किया जाता है न, इसमें कोई रासायनिक चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको सारणी दी गई है। अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ स्रोत ये कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, ये सब अलग चीज़ें हैं। ये देखो, अनाज का भंडारण के लिए साइलो, बीज को सुरक्षित रखने के लिए ये साइलो का प्रयोग कि इस तरीके से किया जाता है कि बीज को यहाँ भंडारित किया जाता है। ठीक है। और दूसरा ये देखो, इस तरीके से कि ये जो दिखाया गया है जूट के बोरों में, इस तरीके से किसान जो है अपने अन्न को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। जंतुओं से भोजन, अब इसमें ये है अगला पार्ट, जंतुओं से क्या क्या हमें भोजन मिलते हैं, ये आपको तालिका बना के इसमें करना है। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपको इस सारणी को जब आप पूरा करेंगे तो आप देखेंगे पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के चरण कौन कौन से हैं, बीजों का चयन, बुआई आदि, ये सारे फसल के वो हैं। इसी प्रकार घरों अथवा फॉर्म पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। ठीक है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला लेसन हमारा आज पूरा हो चुका है। तो कल हम इसके आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें आपने कौन कौन से प्रमुख शब्द नए पढ़े थे, कृषि पद्धतियाँ पढ़ी, पशुपालन पढ़ा, फसल पढ़ी, उर्वरक पढ़ी, भंडार गृह पढ़ा। ठीक है। कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, ये सब आदि इसमें आपने पढ़े। थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपने इस लेसन में पढ़ी थी। ठीक है। कल हम आप इसको अब अगले वीडियो में हम इसके आपको मेन पॉइंट पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने बाकी क्या क्या पढ़ा था, देखिए इसमें आपने क्या क्या सीखा। आपकी बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। ठीक है। नंबर 2, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल। ठीक है। अगला पॉइंट है, जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था, बीजों को उचित गहराई पर बोना, उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए बहुत आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में पोषकों की समृद्धि पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरकों के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उचित समय, अगला पॉइंट है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। जो हम नियमित अंतराल पर फसल को जल देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी फसल को हाथों या मशीन से काटना। ठीक है। और दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है थ्रेसिंग। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संचारित करने के लिए
उचित भंडारण की आवश्यकता होती है। ठीक है। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त होता है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।